अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक पर्सन जो है उसने ग्रॉसरीज़ का बैग जो है उठाया हुआ है और अपने दोस्त से खड़े हुए बातें कर रहा है। वो रेस्ट की हालत में है और एक कार जिसका इंजन तो चल रहा है लेकिन कार स्टेशनरी है, रेस्ट की हालत में है। हमने इन दोनों सिचुएशंस को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि हमारे पास इन दोनों सिचुएशन के मुताबिक वर्क जो है वो कैसे सिमिलर है। इन दोनों केसेस के अंदर वर्क जो है हमारा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों सिचुएशंस के अंदर ज़ीरो है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है W=FD cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। तो वर्क डन हमारा दोनों सिचुएशंस के अंदर ज़ीरो है। सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं कि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है किलो जूल के अंदर। जब हम एक मैस जो कि 10 किलोग्राम है उससे स्टेडी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वर्टिकली अपवर्ड लेकर जाते हैं और 10 मीटर तक लेकर जाते हैं, तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है W=FD cos थीटा। तो F=W, W=mg होता है और ये D आ गया। थीटा हमारे पास 180 डिग्री है क्योंकि G की वैल्यू डाउनवर्ड है, जी डाउनवर्ड, जहाँ पर हमारे पास फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो एंगल हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर cos 180 -1 होता है तो -mgd आ जाएगा। ये नेगेटिव आ गया। मैथ्स हमारे पास 10 गिवन था, जी की वैल्यू -9.8 लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली अप जा रहा है, इसलिए जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10 मीटर था जो वो अपवर्ड कवर करता है। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा 980 जूल। क्योंकि हमें किलो जूल के अंदर आंसर चाहिए था, तो वर्क डन = इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.98 किलो जूल आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहते हैं थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि अ फोर्स Fx थ्रू अ डिस्टेंस n, द फोर्स F is then increased to 3F and then x through a further distance of 2L. Draw the work diagram to scale। कि वर्क डन डायग्राम जो है उसको आपने ड्रा करना है। तो कहते हैं वर्क डन का आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, डायग्राम के थ्रू आपने बताना है। वो कहते हैं जब फोर्स आप F लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो वो डिस्प्लेसमेंट L कवर करता है। फिर वो कहते हैं जब फोर्स आप 3F लगाते हैं तो बॉडी L से आगे फर्दर 2L कवर करता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2L हो जाएगा। तो हम अगर ग्राफ ड्रा करें तो कुछ हमारे पास ग्राफ यूँ आता है। फोर्स हमने F लगाई तो डिस्टेंस उसने L कवर किया। फिर जब हमने फोर्स 3F फोर्स कर दी तो उसने L से आगे 2L फर्दर और कवर किया है। तो वर्क डन का फार्मूला लगाया, W ये वर्क डन, F को मल्टीप्लाई किया L से, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होता है मैक्सिमम वर्क डन F इंटू D डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास L था जब फोर्स F थी, तो F × L प्लस 3F, जब 3F फोर्स अप्लाई की है तो L से लेकर 3L तक ये कितना है 2L है हमारे पास। तो 3F को 2L से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1FL आ गया जी, 6FL, टोटल हमारे पास 7FL आ गया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि इन विच केस इज़ मोर वर्क डन, कि कौन से केस में वर्क डन ज़्यादा होगा। व्हेन अ 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स इज़ लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, और व्हेन अ 50 किलोग्राम क्रेट इज़ पुश थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कहता है हमारे पास एक बैग है जिसका मैस 50 किलोग्राम है, उसको हम वर्टिकली अपवर्ड लेकर जाते हैं और 50 सेंटीमीटर तक लेकर जाते हैं। तो उसके लिए आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। और दूसरा ये है कि 50 किलोग्राम का एक क्रेट है जिसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर पुश करते हैं और उसके लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। और वो 2 मीटर तक हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको पुश करते हैं, ड्रैग करते हैं।
इसके लिए भी वर्क डन कैलकुलेट करना है। और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट को लेकर गए थे 50 सेंटीमीटर तक, तो उसके लिए भी हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। W1 वर्क डन इसको कह देते हैं FD cos थीटा। तो W1 = mgh cos 0 डिग्री आ जाएगा। क्यों यहाँ पर cos 0 डिग्री यूज़ किया है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री है। कि हमारे पास cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो प्लस mgh आ जाएगा। तो W1 = mass 50 है, g की वैल्यू 9.8 और h हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में 50 था तो 100 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो 0.5 आ जाएगा। तो mgh इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 245 जूल आ जाता है हमारा आंसर। और फिर हमारे पास सेकंड वर्क हमने कैलकुलेट करना है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमने ड्रैग किया है किसी क्रेट को, जिसका मैस जिसके ऊपर फोर्स हमने 50 न्यूटन लगाई, उसका मैस 50 किलोग्राम था और 2 मीटर तक लेकर गए, तो यहाँ पर भी FD cos थीटा यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा। क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चूँकि एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री यूज़ किया। FD फोर्स 50 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 जूल आ जाएगा। तो ये और W1 और W2 से क्लियर है कि W1 इज़ ग्रेटर दैन W2। कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जिस क्रेट को हमने पुश किया है उसके लिए हमें कम वर्क रिक्वायर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ टेंसिल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी टेंसिल एनर्जी 1 जूल है, इसको एक्सप्लेन करें। तो 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कैपेसिटी इतनी है, कैपेबिलिटी इतनी है कि वो 1 जूल वर्क कर सकता है। इसका मतलब है कि 1 न्यूटन फोर्स रिक्वायर होगी 1 मीटर तक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाने के लिए। कैन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ टेंसिल एनर्जी मीन्स दैट बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। इट मीन्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू रेस थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। कि 1 जूल वर्क करने के लिए हमें 1 न्यूटन फोर्स रिक्वायर होगी 1 मीटर अपवर्ड ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं अ बॉल ऑफ मैस m इज़ हेल्ड एट अ हाइट h1 अबव द टेबल। कि एक टेबल है, टेबल से h1 हाइट के ऊपर हमारे पास एक मैस पड़ा हुआ है, एक बॉल है। कहते हैं द टेबल टॉप इज़ एट अ हाइट h2 अबव द फ्लोर। और फ्लोर से नीचे, फ्लोर से टेबल तक की सरफेस तक की जो हाइट है वो h2 है, और टेबल की सरफेस से ऊपर जहाँ तक एक बॉल पड़ा हुआ है उसकी हाइट h1 है। तो कहते हैं 2 स्टूडेंट हैं। वो कहते हैं, एक स्टूडेंट कहता है mgh है हमारे पास, mgh1 पोटेंशियल एनर्जी है, और दूसरा कहता है mgh1 + h2 पोटेंशियल एनर्जी है। तो कौन सा स्टूडेंट ठीक कह रहा है? तो दोनों स्टूडेंट एक्चुअली ठीक कह रहे हैं। ये डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। अगर तो हम टेबल की सरफेस को माने रेफरेंस पॉइंट, तो उसके मुताबिक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी mgh1 होगी। अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट माने तो उसके मुताबिक mgh1 + h2 होगी। तो दोनों ही ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कहते हैं व्हेन और रॉकेट री एंटर द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम वेरी हॉट। वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। कि जब एक रॉकेट री एंटर्स होता है एटमॉस्फेयर्स के अंदर तो उसकी नोज़ जो है वो बहुत हॉट हो जाती है। ये एनर्जी कहाँ से आई है कि उसकी नोज़ जो है वो हॉट हो गई है? तो एक्चुअली हमारे पास जब रॉकेट एंटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो अगेंस्ट डस्ट पार्टिकल एंड अगेंस्ट एयर वो वर्क करता है। तो इस वजह से फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर जो वर्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट के अंदर, और उसकी नोज़ जो है वो बहुत हॉट हो जाती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है।
कहता है कि आपने बताना है कंप्रेस स्प्रिंग, वाटर इन हाई डैम और मूविंग कार में एनर्जीज कौन सी होती हैं। जो कंप्रेस स्प्रिंग होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो डैम में वाटर स्टोर है उसमें जो एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मूविंग कार के अंदर जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर कहता है कि एक लड़की जो है वो एक कप जो है वो ड्रॉप करती है सर्टेन हाइट से, और जब वो हाइट से वो कप ड्रॉप करती है तो वो कप जब फ्लोर पर आता है तो डिफरेंट पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हुई हैं इसके अंदर वो आपने बतानी है। जब सर्टेन हाइट के ऊपर लड़की के हाथ में कप था तो उसके अंदर जो एनर्जी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब उसने ड्रॉप किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फर्दर जब वही कप अर्थ पर आएगा, ग्राउंड पर आएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। लास्ट क्वेश्चन 10 कहता है कि a boy uses a catapult to throw a stone which accidentally smash a greenhouse window. List the possible energy changes. कहता है एक लड़का है जिसके हाथ में कैटाबुल्ट है जिसके थ्रू वो एक स्टोन थ्रो करता है। वो स्टोन जाकर किसी विंडो से स्ट्राइक करता है। जब विंडो से स्ट्राइक करता है तो कौन सी एनर्जी चेंजेस अकर हुई हैं वो आपने बतानी है। तो जब कैटाबुल्ट के अंदर स्टोन था उसके अंदर जो एनर्जी थी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। जब उसने थ्रो किया है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। फिर वही स्टोन जब जाकर स्ट्राइक करता है विंडो को तो वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी के अंदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर चैप्टर 4 के हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी किए हैं। आई होप दैट आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।